हैंड रेज तो बहुत सारे लोगों ने किया हुआ है, लेकिन हालांकि समय का एक वो है। 12:50 हुआ है। ललित सोनी जी, आपका क्या प्रश्न है? अ, सभी वरिष्ठ लोगों को मेरा प्रणाम। मैं उज्जैन जिले की बड़नगर तहसील से बात कर रहा हूँ। मेरा सवाल चुनाव से जुड़ी हुई प्रक्रियाओं से है। मेरा कुल 3 सवाल है। पहला सवाल ये है कि कोई मतदाता का ये जो यूनिक नंबर होता है, जो इपिक नंबर होता है, वो प्रत्येक मतदाता का अलग अलग होता है या किसी एक इपिक मत नंबर पे 2 मतदाता रजिस्टर्ड हो सकते हैं? मेरा सेकंड सवाल ये है कि जो महिलाएं सरपंच या अन्य पदों पर चुन के आती हैं, उनके प्रतिनिधि बनकर जो लोग कार्य करते हैं या कहीं ना कहीं महिलाओं को केवल चुनाव लड़ाने के हिसाब से रखते हैं, बाकी वो कार्य वे ही करते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल उससे जुड़ा हुआ है कि क्या वह ठीक है, उचित है महिला सशक्तिकरण के दौर में? क्या वह प्रतिनिधि क्या वह प्रतिनिधि वाली बात उचित रहेगी? और तीसरा मेरा एक सवाल ये है कि चुनाव जब अभी नगर पालिका परिषद और नगर निगम के चुनाव जो मध्य प्रदेश में हुए थे, उस मध्य प्रदेश के चुनाव में मैंने एक आरटीआई लगाई थी, जिसके अंदर मैंने निर्वाचन आयोग से फोटो युक्त, रंगीन फोटो युक्त मतदाता सूची की जानकारी मांगी थी। परंतु 30/6/2022 को मैंने वो आरटीआई लगाई, जिसका जवाब मुझे 2-3 दिन में मुझे कहा गया था कि चुनाव से जुड़ा है, तो इसको हम जल्द दे देंगे। परंतु उसका जवाब मुझे अभी तक प्रदान नहीं हुआ है। मैं सेकंड अपील कर रहा हूँ। तो इसमें थोड़ा सा ये मेरे 3 सवाल है, माननीय अधिकारी महोदय मौजूद है तो शायद मेरे कुछ जवाब मुझे प्रदान हो। अ, अच्छे आपके कंसर्न है, प्रश्न आपके बहुत सही हैं। और ललित सोनी जी, लेकिन हमें लग रहा है कि रावत साहब का मैसेज आया था, वो कहीं उनकी इमरजेंसी मीटिंग थी और भी तो जी काफी भैया। उन्होंने समय दिया, तो हमें लगता है कि वो अब हमारे इस मीटिंग में वर्तमान में नहीं। लेकिन आपके कुछ प्रश्नों का जवाब तुम्हारे प्रवीण जी ही दे सकते हैं। तो प्रवीण सर, इनके जो कंसर्न है इस पर आपके विचार कृपया बताएं। मैं आपको थोड़ा अनम्यूट कर सवाल दूं। रिपीट करेंगे, मैं ध्यान से सुना नहीं। मैं हाँ, मैंने इसके लिए शॉर्ट में बताया था। मैं या वापस से बता देता हूँ। मेरे चूंकि मैं एक राजनीतिक दल से भी जुड़ा हुआ हूँ और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी सेल का एक हेड हूँ, तो उसके अंदर अभी नगर पालिका जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में मेरे सामने एक प्रश्न रेज हुआ था कि एक मतदाता नंबर से 2 व्यक्ति का डेटा मेरे सामने आ रहा था। तो ये संभव नहीं है। मैंने मेरे लाइफ के कार्यकाल में, मतलब टेक्निकल सेल में इतना काम किया, पर पहला मेरे सामने ये एक वो आया था मामला कि जिसमें एक मतदाता जो नंबर है उस पे 2 व्यक्ति रजिस्टर्ड हुए। इपिक कार्ड दोनों के अलग अलग हैं और मतदाता नंबर जो इपिक कार्ड है वो उसका नंबर एक ही। ये एक बहुत बड़ा विचार है। मेरे पास में दोनों के इपिक नंबर और ये बकायदा फोटो युक्त मतदाता परिचय पत्र भी मौजूद है। ओके, ये दोनों मतदाता परिचय पत्र है, उसमें भी नंबर वही है जो सूची में है? बिल्कुल, मैंने उसको ओके, ऑल इंडिया तो लेवल पे भी देखिए, चेक। ये त्रुटि कह नहीं सकते इसको, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर से बनता है, जो सिस्टम जो पूरी है उसकी। क्योंकि छत्तीसगढ़ में हम लोग पहले, हमारी खुद की कंपनी थी, छत्तीसगढ़ के करीब 16 जिलों से हम लोग 12 जिलों का काम हम लोग किए हैं। और एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में मिस्टेक नहीं होती है। तो ये जो मिस्टेक आप जो बता रहे हैं, ये मैन्युअल है, किसी ने जानबूझ के किया होगा और उसके पीछे मेलाफाइड होगा। हो सकता है आपके पास में 2 कार्ड आए, ऐसे और भी कई कार्ड हो सकते हैं। तो ये चीज है। दूसरी चीज ये होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ उनके कैडर होते हैं जो एरियाज के अंदर, वो एरिया के अंदर कैडर बताते हैं कि साहब ये आदमी कई दिनों से यहाँ पे रह नहीं रहा है। चुनाव के टाइम में एक लिस्ट बन जाती है कि दिस पीपल आर नॉट अवेलेबल। तो उनकी जो है फर्जी दूसरी चीजें बना लेना और उनको लेके किसी आदमी से उसको वोटिंग कराना, दूसरे गांव से बुला लेना, कहीं से भी बुला लेना और उनकी वोटिंग कराना, तो उसके लिए भी इस प्रकार की बंदोबस्त जो है, वो मैकेनिज्म ये बिना सरकारी अधिकारियों से मिले नहीं हो सकता है। तो ये चीजें मैन्युअली होती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू नहीं होती है। और जो आपका यूनिक जो साथ में निकल के चलता है, ऑटोमेटिक नंबरिंग जो होती है वो सॉफ्टवेयर से होती है, वहां डुप्लीकेसी का कोई चांस नहीं है। यस, आई थिंक इससे जुड़ा मेरा दूसरा सवाल था या कि जो महिला सशक्तिकरण के नाम पे जो महिलाएं चुन के आती हैं, कहीं ना कहीं वे एक तरह से उस जगह की सरपंच, पार्षद या अध्यक्ष या विधायक या जो भी हैं,
तो उसके अंदर जो उनके पीछे रह के जो व्यक्ति काम करते हैं, कहीं ना कहीं जब चुनाव हो जाते हैं तो वो व्यक्ति प्रतिनिधि बनकर सारे कार्य संभालने लग जाते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जो अपने सरकारी कार्य में जो हमारी महिलाएं हैं, वे भी अपना प्रतिनिधि चुन के भेज दें कि साहब हमारा प्रतिनिधि ये है। तो ये थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। देखिए, ये जो आपने बात की सरासरी, एक तो किसी को अपना प्रतिनिधि बना के निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। आप अपना प्रतिनिधि किसी को बना सकते हैं कि भाई हम हमारी तरफ से मैं इनको भेजता हूँ या इनको भेजती हूँ जो मेरा पक्ष रखेंगे ज्यादा से ज्यादा, मगर डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन लेने का अधिकार उसी को है जिसको चुना गया है। ये दूसरे लोग जो है आज जिसकी बात कर रहे हैं, ये बहुत कॉमन हो गया। एसपी के नाम से जो जानते हैं सरपंच पति, उसमें सरपंच जो है ये महिला है और उसका पति ऑफिस में बैठ कर काम करता है। अभी गुजरात का एक मामला आया था जिसके अंदर उसका पति और देवर ये ऑफिस के अंदर बैठ के काम करते थे और महिला जो है वहां पे वो सबको चाय पिलाना, पानी पिलाना, कोई आए तो ये सब काम करते थे। वहां के जो लोग हैं उस गांव के, मिशन ग्राम सभा में हम लोग का एक प्रोग्राम चलता है जिसके अंदर ये मामला आया और गांव के लोगों ने कहा कि हमारे सरपंच जो है महिला, वो तो मिलती नहीं है, वो खाली पानी पिलाने का काम करती है। कंप्लेन हुई, कलेक्टर के यहाँ कंप्लेन हुआ, सब कुछ हुआ और उनकी जो है जनप्रतिनिधित्व तो कानून के अंतर्गत उनके खिलाफ में भी कभी कार्रवाई हुई। पुलिस केस भी हो सकता है ये कि आप प्रतिनिधि आपको चुने, आप दूसरे को कैसे बैठा दिए वहां पर। तो बोथ ऑफ देम आर गिल्टी। कानूनन सही नहीं है, ये इलीगल एक्ट है। बिल्कुल। धन्यवाद प्रवीण जी। और थैंक यू। अगला प्रश्न ले लेते हैं एक जयपाल सिंह खींची जी का। जयपाल सिंह जी अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात पूछे। जी आदरणीय, मेरा एक प्रश्न था श्रीमान जी। मैंने निर्वाचन से संबंधित एक शिकायत की थी सर। वो शिकायत में यह था कि नगर परिषद क्षेत्र में 2 कर्मचारी, एक 10 वर्ष से एक 7 वर्ष से थे, जो कि एक तो लोकल के निवासी थे और एक बाहर से थे, जो कि चुनाव को प्रभावित कर सकते थे। ये मैंने निर्वाचन आयोग को शिकायत की थी, लेकिन उस पर भी जो कार्रवाई हुई, उस पर कार्रवाई क्या हुआ, उन्होंने संबंधित विभाग को लिया, संबंधित विभाग ने श्रीमान कलेक्टर महोदय को लिखा और कलेक्टर महोदय ने वही नगर पालिका को लिख दिया, जिस पर कोई कार्रवाई ना होते हुए कुछ भी नहीं हुआ उस पर। और जो शंका थी वही हुआ कि उन जो संबंधित जो पार्षद थे, जो प्रभावित करने वाला था, उन्होंने प्रभावित किया और जो पार्षद जीतने वाले थे लोकतंत्र के उससे, लेकिन वो ना जीतते हुए अपने अधिकार, जो अधिकारी थे, उन्होंने प्रयोग किया और निर्वाचन आयोग को प्रभावित किया। ये मेरा था। तो जानकारी आई है तो कोई नहीं आ सकता। जी, तो आत्मदीप जी शायद इस प्रश्न का जवाब दे पाए। आत्मदीप सर। नहीं, बीच में शिवानंद जी लाइट चली गई थी हमारे यहाँ, तो मैं थोड़ा सा वो ऑडियो बंद हो गया था, तो मैं नहीं सुन पाया। ये दोबारा। हाँ, थोड़ा सा शॉर्ट में बताइएगा। सर ये कार्यरत भी है 7 और 10 वर्ष। उनकी शिकायत की कि ये निर्वाचन को कर सकते हैं, उनका अन्य कहीं भी ट्रांसफर किया जाए, और वो नहीं किया गया। उसमें श्रीमान कलेक्टर किया गया, तो चुनाव का परिणाम था। चुनाव परिणाम विपरीत रहा श्रीमान। आपकी आवाज हमें लगता है कि आवाज कट रही है, बार बार नहीं सुनाई। आप सुन पाए शिवानंद जी तो आप बता दीजिए। थोड़ा आवाज कट रही थी, एक्चुअली बहुत क्लियर नहीं आ पा रहा था। हेलो, आवाज आ रही श्रीमान? हाँ, अभी तो आ रही है आपकी आवाज। सर ये था कि मैंने शिकायत जो की संबंधित निर्वाचन आयोग को, 10 और एक स्थान पर कार्यरत थे, उनको कलेक्टर महोदय को गई और कलेक्टर महोदय से नगर पालिका क्षेत्र में उसको ट्रांसफर ना करने के कारण निर्वाचन आयोग प्रभावित हुआ। ये मेरी सुन पाए श्रीमान? एक ही स्थान पे 2 अधिकारी काम कर रहे थे और उनका ट्रांसफर नहीं हुआ, यही था ना तो प्रश्न आपने शिकायत की?
जयपाल सिंह जी एक ही स्थान पे अधिकारी कार्य कर रहे थे, आपने उनकी शिकायत कलेक्टर को की, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई, है ना? शायद इनका आशय ज्यादा ठहराव हो गया उनको एक ही जगह, एक ही पद पर, ऐसा कुछ होगा। ज्यादा साल तक वहां रहे और उनका तबादला नहीं किया गया। तो कह रहे हैं 7 साल से ज्यादा हो गया था। जयपाल जी आप सुन पा रहे हैं? आप क्योंकि आवाज आपकी बहुत कट रही है। जयपाल जी सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज आ रही है? नहीं, उन तक जा रही है कि नहीं वो, क्योंकि डिस्कनेक्ट हो रहे हैं बार बार, उनका शायद नेटवर्क ठीक नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न पे आ जाते हैं। हमारे देवेंद्र अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, क्या आपका कुछ कंसर्न है? प्लीज अपना रखें। हाँ सत्येंद्र जी। हाँ सर, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज चुनाव सुधार को लेकर के। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं, जिला पंचायत चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव आयोग और हमारे मध्य प्रदेश के ऊपर एक बहुत ही बड़ा काला धब्बा लगा है। क्योंकि जब भी कोई जनप्रतिनिधि आहत होता था या कोई पार्टी आहत होती थी, तो वो चुनाव उनके कर्मचारियों पे या चुनावी अधिकारियों पे शासन के दबाव में काम करने का आरोप लगाते थे। उस चीज को आज हमारी जबलपुर हाई कोर्ट ने उस पे सील लगाकर, मोहर लगाकर ऑथराइज्ड कर दिया है कि जनप्रतिनिधि जो शासन मौजूदा होता है उनके दबाव में काम करते हैं। ये बहुत बड़ा काला धब्बा है जिसको माननीय हमारी हाई कोर्ट ने ऑथराइज कर दिया। कल तक तो आम प्रत्यारोप ही चलते थे, समाचार पत्रों की सुर्खियां बनते थे, लेकिन अब उसको अप्रूव कर दिया है हमारे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने। ये बहुत बड़ा काला धब्बा है। दूसरा सबसे बड़ी बात, अभी तो राव साहब चले गए, मैं उनसे पूछता कि आज इन सब में जब चुनाव खत्म होता तो एक ही चीज का बोलबाला होता है, एक ही चीज बात सामने आती। आदरणीय दिग्विजय सिंह, अभी आपने देखो जब भी चुनाव खत्म होते हैं ईवीएम को लेकर के सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी होती है। ईवीएम मशीन पे आ जाती हालात मानना, ये अब पार्टी सभी ये मानने के लिए तैयार हो रही है कि ईवीएम मशीन पे अब कोई निष्पक्ष चुनाव प्रणाली नहीं रही है। और हाल ही में हमने अभी देखा है कि जब चुनाव होते हैं, जब चुनाव चलते हैं, तब बड़ी मात्रा में ईवीएम कोई कहां से बरामद होती है, कब कहां से बरामद होती है, बड़ी तादाद में ईवीएम इधर उधर से जो बरामद होती है और बड़ी मात्रा में सुर्खियां बनती है। हालांकि उस पर किसी भी प्रकार का कोई कड़ा एक्शन या फैसला नहीं आता है। आदरणीय आत्मजीत सर, राहुल सर, आप इस पर प्रकाश डालें। धन्यवाद। जयपाल जी, ईवीएम के बारे में आपने सवाल उठाया है। आपको ध्यान है चुनाव आयोग ने सभी को जो ईवीएम पे सत्येंद्र सिंह चौहान हाँ सत्येंद्र जी, ईवीएम के बारे में जो आपने संदेह व्यक्त किया है, इस संदेह को दूर करने के लिए या संदेह सही है तो उसकी पुष्टि करने के लिए चुनाव आयोग ने सभी को चैलेंज किया था कि आप चुनाव आयोग में आइए, ईवीएम मशीन रखिए और इसके साथ छेड़छाड़ करके दिखाइए। याद है आपको? सार्वजनिक चुनौती वो बात आप वो बरोबर है सर। कोई भी आदमी जो इस तरह के आरोप लगाता, विश्वास व्यक्त करता, एक भी आदमी वहां नहीं पहुंचा उस गड़बड़ी सिद्ध करने के लिए कि इस तरह से की जा सकती है। ठीक है। दूसरा, अगर ईवीएम में गड़बड़ है, भारत सरकार पे ही संदेह जाता है कि वो करा सकती है, तो वेस्ट बंगाल में अभी जो सेंटर में रूलिंग पार्टी वो क्यों चुनाव हार गई? बताइए, वहां भी ईवीएम में गड़बड़ कर सकते थे। दिल्ली में जो केंद्र सरकार की नाक के नीचे आप पार्टी कैसे जीत गई बीजेपी को हरा के, वहां भी मैनेज केंद्र सरकार कर सकती थी ईवीएम अगर मैनेज होती तो। ऐसे बहुत उदाहरण है। वो ईवीएम मशीन जो बरामद होती है सर, बाहर से जो बरामद होती है, जिसका कोई वो उसकी तो हवाई नहीं आती है सर, जो बरामद होती है ट्रकों से बरामद। देखिए, न्यायपालिका है इस देश में, अगर पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन कोई कार्रवाई न करे, ईवीएम कहीं बदल ली गई
कुछ हो गया, चेंज कर दी गई, फेंक दी गई, या चिल तोड़ के कुछ गड़बड़ कर दी गई, तो हमारे यहाँ न्यायपालिका तो है। कोई आदमी इस बात को लेकर कोर्ट में गया है कि ऐसी गड़बड़ हुई और कहीं सुनवाई प्रशासन ने नहीं की या चुनाव आयोग ने नहीं की? बताइए एक भी उदाहरण। जी वो इसीलिए इस बात को ये पराजित लोग काल्पनिक आरोप लगाते हैं केवल अपनी खींच मिटाने के लिए। ईवीएम का वैश्विक स्तर पर परीक्षण हो चुका है और भारत में तो बहुत ही ज्यादा, और उसमें लगातार सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन भी हुआ है। नहीं हो सकता है, केवल काल्पनिक बातें, और जो हार जाते हैं वो अपनी खींच मिटाने के लिए आरोप लगाते हैं। अब ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया था, बताइए, वो बंगाल में जीत गई ईवीएम से, अब वो क्या कहेंगे? फिर भी कहेंगे कि ईवीएम गड़बड़ है। कहीं कोई कहीं कोई प्रमाणित तो करे इस बात को। आरोप लगाना तो ठीक है, कोई भी किसी पे भी लगा देगा, लेकिन प्रमाणीकरण क्या है उसका? कोई माध्यम तो होना चाहिए। आरोप को कैसे सही माना जाएगा? कोई सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं गया ऐसी बात को लेके अभी तक? मैं कहना चाहता हूँ कि मैं एक पैंट पहना हूँ सर मानयोग पे दबाव की जो बात अभी जो हाई कोर्ट ने कहा, मानयोग ये इस बात पे आप कहाँ तक आप सोच रखते हैं सर? मानयोग मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सुमित कुमार लुधियाना साउथ एमएलए कैंडिडेट सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। क्या सुन पा रहे हैं आप सभी मुझे? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ सर कि मैंने एक पैंट पहना है और उस पैंट में मैंने एक पर्स रखा है, लेकिन आपको बिना देखे बताना है कि मेरे पर्स में कितने रुपए हैं सर। तो क्या आप बता पाएंगे सर मेरे पर्स में कितने रुपए हैं? 100 कितने नोट है? 500 कितने नोट है सर? आप कहना क्या चाह रहे हैं, अपनी बात बोलिए, बाकी ये सब ठीक है। सर पहले इसका बुद्धिजीवी आंसर दें कि बिना पर्स को खोले, बिना पर्स को देखे क्या बता पाएंगे? हमें लगता है कि समय अब पूरा हो गया है और शिवानंद भाई हमें एक मिनट इंटरप्ट कर रहा हूं। आउट ऑफ टाइम। शिवानंद भाई जी ये जो एमएलए कैंडिडेट क्या बोल रहे हैं वो, और ये अपने सत्येंद्र जी ये बात की बात कर रहा हूँ। दो चीज मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। नंबर 1 कि भारत के अंदर करीब 19 या 20 लाख ईवीएम गायब है, अभी तक उसका कोई हिसाब किताब मिल नहीं रहा है। ये ईसीआई जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो बनाती है, ईवीएम मशीन, ये उनके यहाँ से इंफॉर्मेशन भी कंफर्म हुई है कि उनके यहाँ से इतने मशीन गए, और जितने मशीन इलेक्शन कमीशन के पास है उसमें 19 या 20 लाख मशीन का फर्क है। वेयर आर दिस मशीन्स? पहले ये सवाल उठता है, उसका जवाब आज तक नहीं मिला। दूसरी बात आती है, जो एमएलए कैंडिडेट ने पूछा मेरे पॉकेट में कितने पैसे हैं। ये बात ईवीएम जो है एक प्लानिंग से, ये सॉफ्टवेयर से और एक प्रोग्राम से चलता है। यदि उसमें प्रोग्रामिंग कर दिया कि ये तारीख को आज के दिन में ये होगा और उसके 15 दिन बाद या 20 दिन के बाद में ये घड़ी जो है वो तो 24 आवर्स चलती रहती है। ईवीएम बंद है, ताला में पड़ा है, तभी भी वो चलती रहती है। जब उसको मालूम है कि 20 दिन के बाद में प्रोग्रामिंग जब होगा और ये खुलेगा तो उसका जो प्रोग्राम है वो उस टाइम में क्या रिजल्ट देना वो बताएगा। दिस इज ये सॉफ्टवेयर है, उसकी टेक्नोलॉजी है। और तीसरी बात जो सबसे बड़ी आती है, ये आती है कि पूरे विश्व में किसी पे कोई भी देश ने इसको माना नहीं, हम ही उसको क्यों लेके पीछे पड़े हुए हैं? यदि इसमें कोई चीज गलत नहीं है तो किसी को तकलीफ क्यों होती है इसको स्वीकार करने में? आज हम ये बोल रहे हैं कि गांव हमारे लोग आज सॉफ्टवेयर के अंदर, अमेरिका के अंदर आईटी टेक्नोलॉजी के अंदर जितने भी ब्रेन्स है, इंक्लूडिंग हेड ऑफ द गूगल, वो हमारे हैं। हमारे मतलब इंडियन है। आपने आत्मदीप साहब ने जो कहा कि इसमें कोई पकड़ क्यों नहीं पा रहा है, पकड़ तब सकेंगे कि जब जो एमएलए कैंडिडेट ने बात किया मेरे पॉकेट में कितने पैसे बताओ, तो हाथ डाल के निकालेंगे तब पता चलेगा। यहाँ ईवीएम खोलने नहीं दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी जो मामला गया, इलेक्शन कमीशन का भी हुआ, कहीं पे खोलने की परमिशन नहीं दी गई है। सुनिए, एक बात आप सुनिए प्रवीण जी, कि आप ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन कई बार सत्ताधारी पार्टी की ही सरकार होती है। जैसे सुनिए, पहले एमपी में मान लीजिए भाजपा की सरकार है, लेकिन अब कांग्रेस यहाँ पे जीत रही थी, पिछली बार ज्यादा वोट मतलब इनकी सीटें आई, तो ये क्यों होने देती? वो तो सब हाईजेक कर लेती ना पूरा। देखिए कौन जीता और कौन हारा उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो टेक्नोलॉजी दुनिया में किसी ने नहीं, इंक्लूडिंग अमेरिका, जर्मनी, जो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड है, वो भी उसको नहीं कर रहे हैं। एक बार लिया था और उन्होंने भी उसको रिजेक्ट करके वापस कर दिया, तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम उसके पीछे हाथ धो के पड़े? हाँ वो ठीक है, लेकिन सवाल ये आता है कि जब उसके ऊपर शंकाएं उठती है तो ट्रांसपेरेंसी के अंदर बात करो। हम विश्व की बोलते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र देश है,
तो लोकतांत्रिक देश है, नहीं तो सर, लोगों की सर आवाज भी यहाँ तो पर सुनो। ना वो ठीक है, आवाज सुनिए, लेकिन एक बात और भी है। एक तरफ तो हम पर्यावरण की बात करते हैं, इतने कागज पैम्फलेट और ये बैलेट वगैरह बर्बाद होने की बात करते हैं। एक तरफ हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, और ये कहते हैं कि ई कोर्ट होनी चाहिए, उसके लिए हम कर रहे हैं। वहां भी तो ये समस्या आ सकती है ना। कोई किसी जैसे मान लीजिए कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें कोई दिक्कत हो गई टेक्निकल तौर पर, तो वहां लोग प्रश्न उठाने लगेंगे, तो ये तो दिक्कत तमाम बनी रहेगी सर। इसको सॉर्ट आउट करिए, देखिए, इसको बंद ई मत करिए, कोर्ट इसको और खत्म मत ईवीएम करिए, दोनों हमारा में मतलब बहुत ये है। अंतर है। दोनों को आप यदि कंपेयर करें, ई कोर्ट टोटली ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसपेरेंसी वहां पूरी है, सब कुछ सामने भी दिखता है, कौन बोल रहा है, साइमल्टेनियसली 50 आदमी सुनते हैं। अभी भी जो बात हो रही है, अभी क्या हम लोग कोई छुप छुप के बात कर रहे हैं क्या? हर आदमी सुनता है। इसमें आप बोलो कि बंद कर देंगे और आधे घंटे बाद हम सुनेंगे, तो पता नहीं शिवानंद भाई बोला क्या है और हमें परोसा क्या जा रहा है। बात ये आती है। नहीं वो ठीक है सर, अपन बात समझ रहे हैं आपकी, आप कंसर्न हम समझ रहे हैं, जनता का भी समझ रहे हैं, लेकिन यदि कोई लार्ज स्केल में इस तरह से गड़बड़ नहीं है तो उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से रिजेक्ट करने का विचार अच्छा नहीं है। रिजेक्ट हमारा की बात कहने का नहीं मतलब आती, ये है। ट्रांसपेरेंसी की बात आती है। आप नहीं तो चुनाव उसमें आज हो रहा व्यवस्था है, आज भारत का उसको चुनाव हो रहा है, हम ईवीएम मशीन से चुनाव कर रहे हैं, तुरंत रिजल्ट हम दे सकते हैं। तो डेढ़ डेढ़ महीना, Recording 45 दिन, 30 दिन, इतनी गैप रखने की भी क्या जरूरत है? सवाल तो बहुत उठेंगे। यस सर। शिवानंद जी, आपकी बात से हम पूरी तरह सहमत हैं। और आप देखिए एक और बात, जो संदेह उठाते हैं उनके बारे में, कि कहीं भी हर पोलिंग बूथ पे मतदान ईवीएम मशीन से शुरू होता है, उसके पहले जो विभिन्न दलों के जो उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे होते हैं, उनके एजेंटों को जो ऑथराइज किए जाते हैं, उनको बुलाया जाता है, उनके सामने एक जितनी भी ईवीएम मशीन उस वोटिंग सेंटर में, उनको टेस्ट किया जाता है, उनको बटन दबाए कहा जाता है कि आप अपनी पार्टी का दबाइए, वोट दर्ज हो रहा है कि नहीं। ऐसे सबके सामने उस मशीन को टेस्ट करने के बाद वोटिंग शुरू कराई जाती है। पहले मॉक पोल होता है, और इसी तरह जब सील की जाती है मशीनें, तब भी उन पोलिंग एजेंटों के सामने सील की जाती है, और उसमें आंकड़ा दर्ज होता है कितना वोट गिरा और सारा कुछ। ये सारा होता है प्रैक्टिकली। आत्मदीप सर, इसके आपसे बाद भी सहमत हूँ, संदेह का तो कोई मगर अंत बात ही नहीं है। अब नहीं, संदेह नहीं, आपने जो कहा उससे 100% सहमत हूँ। बात प्रोग्रामिंग की आती है। जो सॉफ्टवेयर का काम करते हैं उनको पूछिए कि अभी जो प्रोग्राम किया वो आपको सामने दिखेगा, उसमें घड़ी चलती है, उसको बोलेंगे कि आज की तारीख ये है, आज 21 तारीख को ये होगा, इसका 5 तारीख को ये करना है, तो 5 तारीख को जब बटन दबाएंगे तो वो जो सॉफ्टवेयर बोलता है वही होगा। तो सर, इसको लेके ये तो बहुत बड़ा इशू, अगर ऐसा हो सकता है तो बड़ा इश्यू है, भारत में एक ही पार्टी का रोल, एक इसके ही लिए पार्टी अलग का से रोल डिस्कस होता है। किया जा सकता है सर, इसके लिए क्यों है? अलग से डिस्कस किया जा सकता है। हाँ, हमें दूसरी लगता है पार्टी, कि एक ही पार्टी नहीं होना था, फिर तो एक ही पार्टी का रूल होता। नहीं, अगर मैं ये किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ सर, हम पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये सिस्टम की बात कर रहे नहीं हैं सर, कि जो सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग अगर काम हो करने वाले सकती लोग हैं उनको थी। पूछिए, वो बता देंगे कि ये प्रोग्रामिंग हो सकता है। नहीं, प्रोग्रामिंग सर जो आपके ये है, मतलब सर्वर है वो हैक हो जाते हैं, बैंकों के सर्वर हैक हो जाते हैं, वो अपन नहीं कह रहे हैं कि क्या नहीं हो सकता टेक्निकल। इसी को एक दिन विषय रख लीजिए, ईवीएम के ऊपर आप एक विषय रख लीजिए एक दिन। लेकिन हम ये कहते हैं कि इसको पूरी तरह से डिनाई, हम ये कह रहे हैं कि 10%, 5% का एरर का चांस है, इतनी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन लार्ज देखिए, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, उसमें एरर 0% है, एरर नहीं होती है। नहीं, एरर का मतलब वही है, मतलब आप हैक कर लें और सारी चीज कर लें, मतलब क्योंकि सिक्योरिटी भी तो उसमें इतनी ज्यादा रहती है ना, तो ऐसे थोड़ी ना माना जा सकता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही मतलब इसको वो कर रहा है। नहीं तो हमें भी आश्चर्य होता है, क्योंकि कोई पार्टी जैसे है जो सत्ताधारी पार्टी है, वो तो ये चाहेगी कि वो हमेशा ही गवर्नमेंट में बनी रहे, तो क्योंकि कलेक्टर उसके हाथ में रहते हैं, मन मुताबिक कलेक्टर का यार ट्रांसफर, ये एसपी का इश्यू अलग ट्रांसफर है, बैठा जिसको देती है, कहीं आईजी खुल के डिबेट डीआईजी, करना हो है ना। तो टाइम चलेंगे लगेगा, सर, अभी इसको आगे शॉर्ट में तो लेंगे, नहीं पर कह इस सकते। कार्यक्रम को अब यहीं पे विराम दिया जाए, और आप या सभी लोग जुड़े कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद। और रावत सर भी ने अपना बहुत अमूल्य समय